Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number 4 of History, the Making of a Global World. This will be the part number 13 of your chapter. इस पार्ट में हमारी हेडिंग है रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार इरा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का टाइम है इसमें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसमें। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ए मियर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार के 2 decades के बाद मीन्स 20 सालों के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। इट वॉज फोर्ट बिटवीन द एक्सिस पावर्स मेनली नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली एंड द अलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, द सोवियत यूनियन एंड द यूएस। स्टूडेंट्स, ये 2 पावर ब्लॉक के बीच में लड़ा जाता है। एक तरफ एक्सिस पावर थी मीन्स जिग, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली आते थे। दूसरी तरफ बर्फ थे जो अलाइज पावर का पार्ट थे मीन्स ब्रिटेन, यूएस, रशिया और फ्रांस। इट वाज ए वॉर वेज्ड फॉर 6 years ऑन मैनी फ्रंट्स इन मैनी प्लेसेस, आवर लैंड, ऑन सी, इन द एयर। स्टूडेंट्स, ये वॉर 6 साल के लिए लड़ा गया 1939 से 1945 के बीच में, लैंड, सी और एयर के ऊपर, हवा, पानी और ज़मीन पे। अनेक फ्रंट पे भी लड़ा गया, ये अनेक मोर्चों पे लड़ा गया। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज इनॉर्मस। इस युद्ध में भी बहुत ही ज़्यादा डेथ, मृत्यु हुई लोगों की, और डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ। डिस्ट्रक्शन क्या होता है? विनाश। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एट लीस्ट 60 million people or about 3% of the world's 1939 population are believed to have been killed। 60 मिलियन लोग मारे गए इस युद्ध में। लगभग 6 करोड़ लोग 1939 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन इस युद्ध की वजह से मारी गई, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से लोग मारे गए इसमें वॉर के रीजन की वजह से। मिलियंस मोर वर इंजर्ड, लाखों की संख्या में लोग घायल भी हो गए। अनलाइक इन अर्लियर वॉर्स, मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड्स। स्टूडेंट्स, दूसरे जो युद्ध थे पहले वाले, उनके विपरीत, अनलाइक का मीन होता है विपरीत, तो पहले वाले युद्धों के विपरीत मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड। इस सेकेंड वर्ल्ड वार में ज़्यादा लोग बैटलफील्ड से बाहर मारे गए। इतने सैनिक नहीं मारे गए, आम लोग उससे ज़्यादा मारे गए। मैनी मोर सिविलियंस देन सोल्जर्स डाइड फ्रॉम वार रिलेटेड काजेज। वार से रिलेटेड जितने काजेज थे मीन्स कारण थे, उनकी वजह से लोग ज़्यादा मारे गए सैनिकों की कंपेयर में। सैनिक कम मरे। वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया were devastated and several cities were destroyed by aerial bombardment और relentless artillery attacks। एशिया और यूरोप के बहुत ही बड़े पार्ट डिवास्टेटेड हो गए। डिवास्टेटेड मतलब तबाह हो गए, और अनेक सिटीज भी, शहर भी डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गए। किस वजह से? एरियल बॉम्बार्डमेंट, हवाई बमबारी की गई, और रेलेंटलेस होता है लगातार। आर्टिलरी अटैक भी हुआ। आर्टिलरी अटैक होता है गोलीबारी की वजह से, तो गोलीबारी की वजह से और हवाई बमबारी की वजह से बहुत सी सिटी नष्ट हो गई। द वार कास्ट एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन। स्टूडेंट्स, वार की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक डिवास्टेशन भी हुआ, इकोनॉमिक हानि भी बहुत हुई। बहुत से देशों की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई, और इसके साथ साथ सोशल डिसरप्शन भी हो गया। सोसाइटी में भी लोगों के संबंध टूट गए, और परिवार भी जो सोसाइटी का हिस्सा थे वो भी तबाह हो गए। रिकन्स्ट्रक्शन प्रोमिस्ड टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। और वार के बाद में जो रिकन्स्ट्रक्शन की गई, जो नुकसान की भरपाई की गई, वो काफ़ी मुश्किल थी
और काफ़ी लंबे टाइम तक भी वो भरपाई चली। टू क्रूशल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, मीन्स युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई का जो काम शुरू हुआ, वो दो महत्वपूर्ण प्रभावों के अंडर में हुआ। क्रूशल का मीन होता है इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंसेस होते हैं प्रभाव। देखते हैं कौन से वो दो महत्वपूर्ण प्रभाव थे जिनके अंडर में पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन हुआ, मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। द फर्स्ट वाज द यूएस emergence as the dominant economic, political and military power in the western world। स्टूडेंट्स, जो पहला प्रभाव था वो था अमेरिका का वेस्टर्न वर्ल्ड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के रूप में उत्थान हो जाना, मीन्स उभर के सामने आ जाना। द सेकेंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। और दूसरा प्रभाव था स्टूडेंट्स सोवियत यूनियन का भी एक डोमिनेंट पावर के रूप में सामने आ जाना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो ताकतवर नेशन या वर्ल्ड पावर सामने आई, एक रसिया, एक अमेरिका, मीन्स एक यूएस और एक यूएसएसआर। इट हैड मेड ह्यूज sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression। स्टूडेंट्स, रसिया ने नाजी जर्मनी को डिफीट करने के लिए बहुत ही ह्यूज सेक्रीफाइसेस किए थे, बहुत ही बड़े बड़े त्याग किए थे, और रसिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया था। कुछ सालों पहले रसिया एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री था, एक पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और दो वर्ल्ड वॉर के बीच में रसिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया और वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आ गया। रसिया ने उस टाइम भी प्रोग्रेस की जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड किस में फंसा हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन में। आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि रसिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान चलाए थे, तो उनका टाइमिंग आपको याद हो तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम में ही वो चले थे। तो उस टाइम भी रसिया प्रोग्रेस कर रहा था जिस टाइम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में फंसा हुआ था। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड यहाँ पे अमेरिका को बोलेंगे और कम्युनिस्ट वर्ल्ड बोलेंगे यहाँ पे रसिया को। दोनों के बीच में कोल्ड वार चला था, एक दूसरे को डिफीट करने के लिए बिना हथियारों का वार चला था, उसको कोल्ड वार कहते हैं। ये आइडियोलॉजी का, विचारधारा का वॉर था और इसमें अंत में अमेरिका को जीत मिली, मीन्स कैपिटलिस्ट पावर को जीत मिली, और रसिया 1991 में टूटकर आपके रसिया में से नए 15 देश बन गए। पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस ड्रू 2 key lessons from इंटर-वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स, जो इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट को मिले, उन एक्सपीरियंस से उन्होंने 2 लेसन सीखे। देखते हैं अभी कौन से 2 लेसन्स। 2 की लेसन्स होते हैं, 2 सबक सीखे। और इंटर वार हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस थे, जो अनुभव रहे पूरे वर्ल्ड के, उन अनुभवों से 2 सबक सीखे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने। पहला क्या था? फर्स्ट,
An industrial society based on mass production cannot be sustained without mass consumption। कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि मास प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी सस्टेन्ड नहीं हो सकती या स्टेबल नहीं हो सकती बिना मास कंजप्शन के। कंजप्शन क्या होता है? यूज। प्रोडक्शन हो गया तो कंजप्शन होना भी ज़रूरी है यदि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सस्टेन्ड रहना है या सर्वाइव करना है। बट टू एंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज ए नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम्स। लेकिन यदि कंजप्शन करना है तो उसके लिए हाई और स्टेबल इनकम चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास में इनकम ही नहीं है तो हम कंजप्शन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई आदमी रेफ्रिजरेटर का यूज करता है, वॉशिंग मशीन का यूज करता है, तो वो यूज ही कंजप्शन है स्टूडेंट्स। लेकिन रेफ्रिजरेटर और जो आपके वॉशिंग मशीन है वो ऐसे ही नहीं आते, उनके लिए हाई और स्टेबल इनकम चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपेंड है कंजप्शन पे और कंजप्शन डिपेंड है हाई और स्टेबल इनकम पे। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ़ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। और इनकम तब तक स्टेबल नहीं रह सकती जब तक एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल है। तो अब इनकम किसके ऊपर डिपेंड है? एम्प्लॉयमेंट पे, रोज़गार पे। रोज़गार होगा तो इनकम आएगी। दस स्टेबल इनकम्स आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट। और स्टेबल इनकम के लिए क्या चाहिए? स्टडी होता है लगातार या स्थिर, और फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। यहाँ पे आपने देख लिया इनकम डिपेंड एम्प्लॉयमेंट पे और कंजप्शन डिपेंड इनकम पे और प्रोडक्शन डिपेंड कंजप्शन पे। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मार्केट अकेली फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे सकती। मतलब मार्केट आपको पूरा रोज़गार या लगातार रोज़गार नहीं दे सकती। देयरफॉर गवर्नमेंट्स would have to step in to minimize fluctuations of price, output and employment। स्टूडेंट्स, यदि प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की फ्लक्चुएशन को आपके कम करना है तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। सरकार जब तक नहीं आएगी तो प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही ऊपर नीचे जाता रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे उतार चढ़ाव। तो प्राइस कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। उसी तरीके से रोज़गार कभी लोगों को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या बोला गया पोस्ट वार इकोनॉमी में कि यदि इस उतार चढ़ाव को रोकना है प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में, तो किसको स्टेप इन करना पड़ेगा, बीच में कदम रखना पड़ेगा? सरकार को। मार्केट अकेली ये काम नहीं कर सकती। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ये कहा गया स्टूडेंट्स कि यदि इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव रोकने हैं, तो किसको इंटरवेंशन करना पड़ेगा, किसको दखलंदाजी या हस्तक्षेप करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। द सेकंड लेसन रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दूसरा लेसन एक कंट्री के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में लिंक्स के बारे में था। दूसरा लेसन ये सीखा पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिक्स ने इंटरवार इकोनॉमी में कि एक कंट्री के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कैसे लिंक होने चाहिए।
द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट could only be achieved if government had power to control flows of goods, capital and labor। दूसरे लेसन में ये सीखा गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो गोल है, पूरा रोजगार देने का जो लक्ष्य है, उसको तभी अचीव किया जा सकता है, तभी उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है यदि गवर्नमेंट के पास में पावर है कंट्रोल करने की, किन चीज़ों को, गुड्स, कैपिटल और लेबर के फ्लो को कंट्रोल करने की। ये कहा गया गुड्स, कैपिटल और लेबर की जो मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो फ्लो होता है, यदि गुड्स, कैपिटल और लेबर की उस मूवमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। Thus, in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world। यदि हम ब्रीफ में देखें, संक्षेप में देखें, तो पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मेन एम क्या था? इसके दो एम थे, एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना और एक फुल एम्प्लॉयमेंट देना। किसमें? इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट देना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, इकोनॉमी को स्थिर रखना, ये दो मेन एम थे पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के। मीन्स पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम सिर्फ इंडस्ट्रियल कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। Its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। और जो पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसका फ्रेमवर्क कहाँ पे तैयार किया गया? उसके फ्रेमवर्क पे एग्रीड अपॉन मीन्स सहमति कहाँ पे बनी और कब बनी? जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में इसके फ्रेमवर्क पे सहमति बनी और यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हेल्ड की गई। तो एक बार फिर बताता हूँ, जो पोस्ट वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया उन्हीं कंट्रीज़ ने बनाया जिन कंट्री को ज़्यादा लॉस्ट हुआ था। तो उन कंट्रीज़ ने पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के फ्रेमवर्क पर सहमति बनाने के लिए एक यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, जो कि न्यू हैम्पशायर, यूएसए में था। ब्रिटेन वुड्स Conference established the International Monetary Fund (IMF) to deal with external surpluses and deficits of its member nations. The International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as the World Bank, was set up to finance post-war reconstruction। स्टूडेंट्स, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस मीन सम्मेलन हुई, उस सम्मेलन में दो संगठन बनाए गए, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं? और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आईएमएफ का क्या काम था? टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। जो उसके मेंबर थे आईएमएफ के, उन मेंबर्स के बाहरी प्रॉफिट और लॉसेज से निपटना, ये आईएमएफ का काम था। एक्सटर्नल होते हैं बाहरी, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट या लाभ, और डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? हानि, और डीलिंग का मतलब निपटना। तो आईएमएफ का काम था
अपने सदस्यों के एक्सटर्नल सरप्लसेस और डेफिसिट के साथ डील करना, मतलब उनकी लाभ या हानि से निपटना। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। इसका क्या काम था? वाज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को या ताकतवर देशों को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान के भरपाई के लिए पैसा देना, मतलब फाइनेंस करना, ये वर्ल्ड बैंक का काम था। द IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रिफर्ड टू एज द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और समटाइम्स द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ब्रिटेन बोलेंगे, ब्रिटेन। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है या ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विन बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतानें। तो इनको IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या बोला जाता है? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को या इनकी जो फाउंडेशन थी वो कहाँ पे रखी गई थी? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और या इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। ट्विंस क्या होती हैं? जुड़वां संतानें। मतलब कि दोनों के दोनों जो संगठन हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही बने थे। द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज आल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, वॉर के बाद का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को काफ़ी कंट्रोल किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947। IMF और वर्ल्ड बैंक ने औपचारिक तौर पे अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस 1947 में स्टार्ट कर दिए। फाइनेंशियल ऑपरेशंस मतलब कि वित्तीय काम। वित्तीय किससे रिलेटेड होता? फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड। जो इन्होंने अपना लेन देन का काम कब स्टार्ट कर दिया? 1947 में। और कमेंस्ड क्या होता? ऊपरी तौर पे या औपचारिक तौर पे। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक तौर पर अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। IMF और वर्ल्ड बैंक में डिसीजन लेने का अधिकार वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स को था। मीन्स जो वेस्टर्न कंट्री थी, यूरोप और अमेरिका की, उनको अधिकार था इन दोनों संगठनों में डिसीजन लेने का। किसमें? IMF और वर्ल्ड बैंक में। द US हैज़ एन अफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। और वर्ल्ड बैंक और IMF में की डिसीजन लेना, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है कि डिसीजन लेने की वीटो पावर किसके पास में है? US के पास में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जो नेशनल करेंसीज और उनके मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है या लिंक करता है, जोड़ता है। नेशनल करेंसीज क्या होगी स्टूडेंट्स? जैसे हमारी करेंसी रुपी है, अमेरिका की डॉलर है। और मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कंट्री में मनी के सिस्टम को कंट्रोल रखता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। और
ब्रेटन वुड्स सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे बेस्ड था स्टूडेंट्स। इस सिस्टम में क्या किया गया? इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज, फॉर एग्जांपल द इंडियन रुपी, वर पेग्ड टू द डॉलर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इंडियन रुपी की जो कीमत थी वो डॉलर के साथ में फिक्स कर दी गई। पेग्ड का मतलब होता है बंधा होना। इसमें ये कहा गया है कि इंडियन रुपी आपके यूएस डॉलर के साथ में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से बंधा होगा। मीन्स यूएस डॉलर और इंडियन रुपी की कीमत फिक्स कर दी जाएगी। जैसे एक यूएस डॉलर की कीमत 50 रुपये है तो वो 50 रुपये फिक्स ही रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। The dollar itself was anchored to gold at a fixed price of $35 per ounce of gold। और डॉलर भी गोल्ड के साथ में एक फिक्स एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग बंध गया। एंकर्ड का मतलब भी यहाँ पे बंधना होता है। जैसे $35 की कीमत किसके बराबर होगी? 1 औंस गोल्ड के। ना वो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, क्या रहेगी? फिक्स। तो ये क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ब्रेटन वुड्स किस पे डिपेंड था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हर चीज़ की करेंसी की वैल्यू या गोल्ड के साथ डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी गई इस सिस्टम में। 4.2 द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। The Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for the Western industrial nations and Japan। स्टूडेंट्स, बहुत ही अभूतपूर्व या शानदार होता है अनप्रेसिडेंटेड, और इनऑग्रेटेड का मतलब होता है शुरुआत करना या आरंभ करना। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ने शानदार ग्रोथ की किस रेफरेंस में? इनकम और ट्रेड के रेफरेंस में वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन और जापान की। मीन्स ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान की ग्रोथ रेट को बढ़ाया, उसके ट्रेड और इनकम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली एट ओवर 8% between 1950 and 1970 and incomes at nearly 5%। 1950 और 1970 के बीच में, जब ब्रिटेन वुड्स को बने हुए 20 साल ही हुए थे, तो वर्ल्ड ट्रेड 8% बढ़ गया एनुअली। एनुअल ग्रोथ रेट क्या थी वर्ल्ड ट्रेड की 1950 से 1970 के बीच में? 8%। और इनकम 5% एनुअली बढ़ गई। द ग्रोथ वाज आल्सो मोस्टली स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशंस। ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल थी इन कंट्रीज की, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का फ़ायदा इनको हुआ और कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया, उतार चढ़ाव नहीं आया, मतलब ग्रो होती रही है कंट्री। फॉर मच ऑफ दिस पीरियड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल एवरेज्ड लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। और जो भी कंट्री वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पार्ट थी, मींस ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का पार्ट थी, उन सभी कंट्री में जो बेरोजगारी की दर थी 5% थी। मींस 95% लोगों के पास में काम था। तो देख सकते हैं वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन और जापान की कितनी ग्रोथ की ब्रिटेन वुड्स से। दीज डेकेड्स also saw the worldwide spread of technology and enterprise। इन डेकेड्स में मीन्स 1950 से 1970 के बीच में टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। एंटरप्राइज तो होगी कोई बिजनेस फर्म या कंपनी, और टेक्नोलॉजी का आपको पता है ही,
डेवलपिंग कंट्रीज वर इन ए हरी टू कैच अप विद द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्री थी मीन्स जो कम डेवलप्ड थी, उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था जापान और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन के कंपेयर में, थोड़े नीचे लेवल पे थी वो कंट्री डेवलपमेंट के मामले में। तो ये कंट्री हरी मीन्स बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी टू कैचअप, बराबरी करने का। किस चीज़ की बराबरी करने का? एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री, जो वेस्टर्न नेशन थे, अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथ साथ जापान, ये एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री थी। तो डेवलपिंग कंट्री इनसे कैचअप करने का, इनसे बराबरी करने का प्रयास कर रही थी। Therefore, they invested vast amounts of capital importing industrial plant and equipment featuring modern technology. स्टूडेंट्स, इसलिए इन कंट्रीज़ ने वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस का मुकाबला करने के लिए बहुत ही बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट की अपनी कंट्री में, और इंडस्ट्रियल प्लांट भी इंपोर्ट किए। दूसरे देशों की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उनको भी अपनी कंट्री में इंपोर्टिंग का मौका दिया। मीन्स दूसरे देशों की कंट्री को भी आमंत्रित किया कि आप हमारी कंट्री में आगे इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं। एंड इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ इन्होंने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नए नए इक्विपमेंट थे वो भी यूज करने स्टार्ट कर दिए, ताकि वो उनका मुकाबला कर सकें। किनका? एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री का। 4.3 डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। किसी कॉलोनी का आज़ाद हो जाना या किसी गुलाम देश का फ्री हो जाना ही क्या कहलाता है? डिकोलोनाइजेशन। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। स्टूडेंट्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड का बहुत सा पार्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी बहुत से देश यूरोपियन कंट्रीज़ के गुलाम थे, उनकी कॉलोनी थे। ओवर द नेक्स्ट 2 decades, most colonies in Asia and Africa emerged as free, independent nations. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 2 decades के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश फ्री और इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में सामने आए। मीन्स एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन पावर से आज़ाद हो गए। दे वर हाउएवर overburdened by poverty and a lack of resources, and their economies and societies were handicapped by long periods of colonial rule. स्टूडेंट्स, जब ये देश आज़ाद हुए एशिया और अफ्रीका के, तो इनके ऊपर ओवरबर्डन था। ओवरबर्डन मतलब बहुत ज़्यादा बोझ था। किस चीज़ का बोझ था? पॉवर्टी का बोझ था। और एक, इनके पास रिसोर्स नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे जितने वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान जैसे देशों के पास थे। उनकी इकोनॉमी और सोसाइटी भी हैंडीकैप थी। मीन्स बहुत ही कमज़ोर या टूट चुकी थी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक कॉलोनियल रूल के अंडर में रहे थे। मीन्स एक गुलाम देश के रूप में रहे थे।